जब भी कोई पारंपरिक खेल होता है ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो या फुटबॉल, तो उसमें एक चीज बहुत साफ होती है और वो है मैदान की बाउंड्री। हाँ, नियम बिल्कुल साफ होते हैं वहाँ। बिल्कुल। मतलब पिच नपी हुई होती है, नियम पहले से तय होते हैं। अगर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई तो वो चौका है, उस पर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि अंपायर का फैसला आखिरी होता है। लेकिन जैसे ही कोई डिजिटल स्क्रीन पर ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में जाता है, तो वो सफेद बाउंड्री लाइन ना अचानक से गायब हो जाती सही कहा। बहुत ही धुंधली हो जाती है। है ना? ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्क्रीन पर जो चल रहा है वो सिर्फ मनोरंजन है, एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स मुकाबला है, या फिर सीधे सीधे जुआ है। और यही वो डिजिटल धुंध है जिसने पिछले एक दशक से भारत के गेमिंग इकोसिस्टम को पूरी तरह से उलझा कर रखा हुआ है। हाँ, एक तरह से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ तो ये $3 बिलियन से ज्यादा का एक विशाल उद्योग बन चुका है। आपको पता है 40 करोड़ से ज्यादा भारतीय किसी न किसी रूप में गेमिंग से जुड़े हैं। अरे बाप रे, 40 करोड़! हाँ, लेकिन दूसरी तरफ नियमों की कमी के कारण ये एक ऐसा वाइल्ड वेस्ट बन गया था जहां सब कुछ कंपनियों के अपने मन मुताबिक चल रहा था। कोई रोक टोक नहीं थी। और इसी धुंध को पूरी तरह से साफ करने के लिए आज का ये हमारा गहन विश्लेषण है। 1 मई 2026 से भारत सरकार PROG यानी प्रिवेंशन ऑफ रिस्की ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू करने जा रही है। जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत ही बड़ा। आज के इस विश्लेषण के लिए हमने कई महत्वपूर्ण स्रोतों का अध्ययन किया है, जिनमें PROG बिल के ड्राफ्ट दस्तावेज हैं, गेमिंग स्टार्टअप्स पर इन नियमों के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने वाली वित्तीय रिपोर्टें हैं, और नए कानूनी ढांचे पर लीगल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन पीस भी शामिल हैं। हाँ, हमने काफी सारी रिपोर्ट्स को खंगाला है इसके लिए। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि क्या अब ऑनलाइन गेम खेलना कानूनी तौर पर जुआ माना जाएगा? इन नियमों को लागू करने की तकनीकी प्रक्रिया क्या होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, जीत की रकम पर टैक्स का जो नया गणित सामने आया है ना, वो कैसे काम करेगा? इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि ये बदलाव सिर्फ उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो अपने फोन पर सिर्फ टाइम पास के लिए लूडो या रमी खेलते हैं। हाँ, मतलब ये उससे कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। ये भारत की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहद कठोर वेकअप कॉल है। मतलब हम एक ऐसे उद्योग का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे अब तक लगभग बिना किसी सख्त निगरानी के छोड़ दिया गया था, और अब उसे रातों रात दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानूनी और वित्तीय ढांचों के अधीन लाया जा रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों के सबसे पहले और सबसे विवादास्पद हिस्से से शुरुआत करते हैं। नए नियमों को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार आखिर गेम को परिभाषित कैसे कर रही है। क्योंकि असली बहस तो वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से गेमिंग और सट्टेबाजी के बीच का असली अंतर तय होगा। बिल के ड्राफ्ट के अनुसार अब गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तकनीकी रेखा खींच दी गई है। और ये बहुत जरूरी भी था। हाँ, मतलब अगर कोई ई स्पोर्ट्स खेल रहा है या ऑनलाइन शतरंज है, जहां खिलाड़ी का दिमाग, उसकी रणनीतियां और उसकी प्रैक्टिस काम आती है, तो सरकार उसे गेम ऑफ स्किल मानेगी और उसे बढ़ावा भी देगी। सही बात है। लेकिन जहां जीत का फैसला सिर्फ एक कंप्यूटर एल्गोरिदम या किस्मत कर रही है ना, उसे सीधे सीधे सट्टेबाजी या जुआ माना जाएगा। इसे डिजिटल दुनिया के नजरिए से देखें तो ये मैराथन और लॉटरी वाला पुराना उदाहरण नहीं है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। मतलब ये वैसा है जैसे किसी शूटर गेम में स्नाइपर राइफल से सटीक निशाना लगाना, जो कि पूरी तरह से स्किल है, प्रैक्टिस से आता है, और दूसरी तरफ गेम के अंत में मिलने वाला एक रैंडम लूट बॉक्स खोलना, जिसमें क्या निकलेगा ये सिर्फ कोड तय करता है। ये पूरी तरह से चांस है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये स्नाइपर और लूट बॉक्स वाला उदाहरण एकदम सटीक है, क्योंकि ये उस डिजिटल मैकेनिज्म को समझाता है जिस पर ये पूरा कानून आधारित है। अच्छा। हाँ, मतलब अब तक कंपनियां किसी भी गेम को गेम ऑफ स्किल का टैग देकर मार्केट में उतार देती थीं। कोई चेक करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ स्रोतों में जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है वो है OGAI यानी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन। तो अब ये अथॉरिटी सब कंट्रोल करेगी? बिल्कुल। ये अथॉरिटी अब महज कागजी काम नहीं करेगी, बल्कि इसके पास तकनीकी विशेषज्ञों की एक पूरी टीम होगी जो गेम के सोर्स कोड और उसके रैंडम नंबर जनरेटर यानी RNG एल्गोरिदम का बाकायदा ऑडिट करेगी। रुको रुको, तो इसका मतलब है कि अब सरकार किसी भी गेमिंग कंपनी के बैकएंड कोड की जांच करेगी? हाँ, बिल्कुल गहराई से। लेकिन यार, हर गेम में किसी ना किसी स्तर पर रैंडमनेस या चांस तो होता ही है ना?
वो तो है। जैसे फैंटेसी क्रिकेट को ही ले लीजिए, किसी ने अपनी स्किल से बहुत अच्छी टीम बना ली, लेकिन असल मैच में अचानक बारिश हो जाए या कोई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हो जाए, तो वो तो किस्मत हो गई ना। सही पॉइंट है। या फिर ताश के पत्तों वाले गेम में आपके पास कौन से पत्ते आएंगे, ये तो चांस ही है। तो OGAI ये कैसे तय करेगा कि कौन सा गेम लीगल है और कौन सा नहीं? और यही वो तकनीकी पेंच है जिस पर कानूनी जानकारों ने सबसे ज्यादा बहस की है। स्रोत बताते हैं कि OGAI एक खास टेस्ट का इस्तेमाल करेगी जिसे डोमिनेंट फैक्टर टेस्ट यानी प्रमुख कारक परीक्षण कहते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है? वे ये देखेंगे कि लंबी अवधि में गेम के नतीजे पे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है। क्या खिलाड़ी के फैसले गेम को दिशा दे रहे हैं या सिस्टम द्वारा बांटे गए पत्ते या रैंडम इवेंट्स तय कर रहे हैं। मतलब स्किल हावी है या किस्मत? बिल्कुल। अगर डेटा ये साबित करता है कि एक नौसिखिया और एक प्रो खिलाड़ी के जीतने की संभावना कंप्यूटर कोड के सामने लगभग बराबर है, तो उस गेम को गेम ऑफ चांस घोषित कर दिया जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत सख्त है। हाँ, और नए PROG कानून के तहत ऐसे किसी भी गेम को भारत में सीधे तौर पर डिजिटल जुआ माना जाएगा, जिस पर बहुत कड़े प्रतिबंध होंगे। ये तो पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल ही हिला देगा, क्योंकि अगर OGAI ने किसी भी गेम को चांस आधारित मान लिया तो वो कंपनी रातों रात अवैध हो जाएगी। एकदम सही, ताले लग जाएंगे उन पर। अब चूंकि OGAI ये तय कर रहा है कि गेम लीगल है या नहीं, तो अगला तार्किक कदम ये है कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि इन लीगल गेम्स को खेलने वाले लोग कौन हैं। हाँ, पहचान बहुत जरूरी है। और यहीं पर PROG के 3 प्रमुख नियमों में से पहला नियम सामने आता है, KYC का अनिवार्य होना, जो कि बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है कंपनियों के लिए। बिना आधार कार्ड या पैन कार्ड के वेरिफिकेशन के अब कोई भी ऐसा डिजिटल गेम नहीं खेला जा सकेगा जिसमें पैसे का लेन देन शामिल हो। मतलब सिर्फ ईमेल और पासवर्ड से काम नहीं चलेगा अब। बिल्कुल नहीं, कोई फेक आईडी नहीं चलेगी। हर गेमर की डिजिटल पहचान उसके असली बैंक खाते और सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी होगी। लेकिन अगर हम इसे एक आम गेमर के नजरिए से सोचें तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब कैसे? मतलब अगर कोई सिर्फ 50 या 100 रुपए का फैंटेसी मैच खेलना चाहता है तो उसे अपना पैन कार्ड क्यों देना पड़े? क्या ये सिर्फ पहचान का मामला है या इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी रणनीति है जो आम लोगों की नजरों से छिपी थी? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो इसका जवाब उन वित्तीय रिपोर्टों में छिपा है जो मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल हवाले नेटवर्क पर केंद्रित हैं। ओह, हवाला गेमिंग के जरिए? जी हाँ, एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ 50 रुपए का गेम हो सकता है, लेकिन एक आर्थिक अपराधी के लिए ये काले धन को सफेद करने की एक बहुत बड़ी डिजिटल वॉशिंग मशीन बन चुका था। ये कैसे काम करता था? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास करोड़ों रुपए का अवैध कैश है। वो डार्क वेब या किसी अन्य तरीके से सैकड़ों फर्जी गेमिंग अकाउंट्स में वो पैसा डालता है और वर्चुअल चिप्स खरीद लेता है। ठीक है। अब वो किसी ऑनलाइन पोकर या रमी टेबल पर अपने ही एक मुख्य साफ अकाउंट के साथ उन सारे फर्जी अकाउंट्स को गेम में बिठाता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। और फिर वे सारे फर्जी अकाउंट जानबूझकर हार जाते हैं और वो सारा पैसा उस एक मुख्य अकाउंट में चला जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और चूंकि वो पैसा गेम जीतकर कमाया गया है, इसलिए वो मुख्य अकाउंट वाला व्यक्ति उस पैसे को लीगल तरीके से अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता है। वाह, मतलब काले धन को सफेद करने का एकदम परफेक्ट तरीका। हाँ, बिना किसी असली पहचान के जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना नामुमकिन था कि हारने वाले वो 100 अकाउंट्स असल में किसके थे। अनिवार्य KYC इस पूरी हवाला सुरंग को एक झटके में बंद कर देता है। तो अब हर पैसा जो सिस्टम में आएगा वो किसी सत्यापित व्यक्ति का ही होगा। ये वित्तीय पहलू तो समझ आता है कि पहचान क्यों जरूरी है। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक काफी मजबूत है। लेकिन जब हम पहचान और डेटा ट्रैकिंग की बात करते हैं तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे स्रोतों में मौजूद दूसरा नियम ने सबसे ज्यादा हैरान किया। आप स्पेंडिंग लिमिट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कानून अब गेमिंग कंपनियों को इस बात के लिए कानूनी रूप से मजबूर करेगा कि वे खिलाड़ियों के लिए एक डिपॉजिट लिमिट या खर्च की सीमा तय करें। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मतलब एक व्यक्ति महीने में गेम के अंदर कितना पैसा डाल सकता है, इसकी एक तय सीमा होगी। हाँ, और ये नियम स्पष्ट रूप से आर्थिक अपराध को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उपभोक्ता संरक्षण और मनोवैज्ञानिक खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक खतरे? बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि गेमिंग एप्स का यूजर इंटरफेस किस तरह से डिजाइन किया जाता है। वे इंसान के दिमाग में डोपामाइन रिलीज करने वाले इंस्टेंट रिवॉर्ड लूप पर काम करते हैं। हाँ, वो लाइटें चमकती हैं, साउंड आता है
और जब कोई व्यक्ति पैसा हारता है तो ऐप का डिजाइन उसे तुरंत ये महसूस कराता है कि बस एक और गेम खेलकर अपना सारा पैसा वापस पालो। हाँ, जिसे चेजिंग द लॉसेस कहते हैं, यानी अपने नुकसान की भरपाई के लिए और ज्यादा जुआ खेलना। ये एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। इंसान उस वक्त लॉजिकल होकर नहीं सोच पाता कि वो अपने बैंक खाते से कितना पैसा ट्रांसफर कर चुका है। और यही वजह है कि सरकार अब कंपनियों से कह रही है कि वे उस ब्रेक को खुद लगाएं। मतलब ऐप खुद आपको रोक देगा। हाँ, जब केवाईसी हो चुका है तो ऐप को पता है कि खेलने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो अपनी तय सीमा से ज्यादा पैसा हार चुका है तो ऐप उसे और डिपॉजिट करने से तुरंत रोक देगा। इसका सीधा उद्देश्य गेमिंग की लत को एक बहुत बड़ी आर्थिक त्रासदी में बदलने से रोकना है, ताकि लोग कंगाल ना हो। मैं इस नियम के पीछे की अच्छी नीयत को समझता हूं, लेकिन अगर हम स्रोतों में मौजूद लीगल ओपिनियन को देखें तो कई विशेषज्ञों ने इसे बहुत ही आक्रामक कदम बताया है। हाँ, विवाद तो बहुत है इस पे। सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में ये डिपॉजिट लिमिट तय कौन करेगा? क्या सरकार तय करेगी कि कोई इंसान अपनी सैलरी का कितना हिस्सा गेम पर खर्च कर सकता है? यही तो सबसे बड़ी बहस है। मतलब अगर एक बालिग व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से एक महंगी कार खरीद सकता है, शेयर बाजार में पैसा डुबा सकता है या किसी शौक पर लाखों खर्च कर सकता है, तो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं? क्या ये उपभोक्ता की वित्तीय आजादी पर सीधा प्रहार नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये बिल्कुल सीधा प्रहार है। कानूनी हलकों में इसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। सरकार का क्या कहना है इस पर? सरकार का तर्क है कि गेमिंग की लत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा बन चुकी है, जहां लोग कर्ज लेके खेल रहे हैं और दुखद रूप से आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार इसे एक खतरनाक उत्पाद मानती है, ठीक उसी तरह जैसे शराब या तंबाकू के विज्ञापन पर रोक है। हाँ, वो नजरिया भी अपनी जगह है। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, उनका मानना है कि सरकार का काम सिर्फ प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना होना चाहिए, ना कि ये तय करना कि कोई नागरिक अपना पैसा कैसे खर्च करे। ये बहस तो काफी लंबी चलने वाली है। खैर, नियमों की बात हो रही है तो तीसरे नियम को भी शामिल कर लेते हैं, जो सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, ये भी बहुत क्रिटिकल है। पीआरओजी के तहत किसी भी ऐसे गेम की अनुमति नहीं होगी जो भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ हो। देखने में ये नियम बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका तकनीकी अर्थ बहुत गहरा है। वो कैसे? गेम आज सिर्फ कुछ पिक्सल या ग्राफिक्स नहीं है, वे डेटा हार्वेस्टिंग के बहुत बड़े टूल हैं। सही बात है, वो हर चीज का परमिशन मांगते हैं। बिल्कुल। जब कोई गेम फोन के माइक्रोफोन, लोकेशन और नेटवर्क का एक्सेस मांगता है, और मान लीजिए उस गेम के सर्वर किसी ऐसे देश में स्थित है जिसके साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है, तो वो सिर्फ एक गेम नहीं रहता, वो एक जासूसी का टूल बन सकता है। हाँ, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन जाता है। इसके अलावा कई बार इन गेम्स के इन गेम चैट रूम्स का इस्तेमाल बुरे तत्वों द्वारा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। इसलिए OGAI इस बात की भी कड़ी जांच करेगा कि डेटा आखिर स्टोर कहाँ हो रहा है। तो अब हमारे पास एक काफी साफ तस्वीर है। गेम को स्किल या चांस के आधार पर परखा जाएगा, खेलने वाले का KYC होगा, उसके खर्च पर लिमिट लगेगी और डेटा सुरक्षा की जांच होगी। एकदम सही समरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर सरकार ये सब ट्रैक कर रही है तो जाहिर है कि वो इस पूरी इकोनॉमी के सबसे बड़े हिस्से यानी टैक्स पर भी नजर रखेगी। टैक्स का तो पूरा गणित ही बदल गया है। हाँ, और स्रोतों में जब मैं 28% GST और TDS वाले हिस्से पर पहुंचा तो मुझे लगा जैसे ये गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अगर आप वित्तीय रिपोर्टों का अध्ययन करें तो ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, ये पूरे बिजनेस मॉडल को तहस नहस करने वाला कदम है। इस गणित को बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए इस गणित को एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी खिलाड़ी ने 100 रुपए अपने गेमिंग वॉलेट में डाले। ठीक है। पहले क्या होता था कि कंपनी उन 100 रुपए में से अपनी फीस, जिसे प्लेटफॉर्म फी कहते हैं, मान लीजिए 10 रुपए काटती थी। हाँ, जिसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू भी कहते हैं। बिल्कुल। और सरकार उस 10 रुपए पर 18% GST लगाती थी, जो कि करीब 1 रुपए 80 पैसे होता था। बाकी 90 रुपए प्राइस पूल में चले जाते थे, जो खिलाड़ियों में बंटते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, स्रोतों के अनुसार गणित पूरी तरह बदल गया है। अब क्या होगा? अब सरकार ने फेस वैल्यू यानी पूरे डिपॉजिट पर ही 28% GST लगा दिया है। पूरे 100 रुपए पर? हाँ, मतलब जैसे ही खिलाड़ी ने 100 रुपए डाले, गेम शुरू होने से पहले ही 28 रुपए सीधे सरकार के पास चले गए। बाप रे, तो बचे सिर्फ 72 रुपए। बिल्कुल। अब बचे 72 रुपए, उसमें से कंपनी अपनी फीस भी लेगी,
तो आखिर में प्राइज पूल में जाने के लिए बचा ही क्या? ये तो खिलाड़ियों का सीधा नुकसान है। ये खिलाड़ियों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है, और कंपनियों के लिए तो ये सच में विनाशकारी है। तो सरकार ने इतना भारी टैक्स क्यों लगाया? क्या ये सिर्फ खजाना भरने का तरीका है? इसका मुख्य कारण है ऑनलाइन गेमिंग को सिन गुड्स यानी कसीनो, जुआ और घुड़दौड़ की श्रेणी में खड़ा कर देना। सरकार जानबूझकर इसे इतना महंगा बनाना चाहती है ताकि इसे हतोत्साहित किया जा सके। मतलब लोग खुद ही खेलना छोड़ दें। हाँ, इसके अलावा जो पैसा खिलाड़ी जीतता है उस पर 30% का TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लागू होता है। तो उसका सीधा मतलब है कि वो दिन गए जब विज्ञापनों में दिखाया जाता था कि बस टीम बनाओ और रातों रात करोड़पति बन जाओ। वो दिन तो बिल्कुल लद गए। अब तो ये ऐसा है कि एक टैक्स अधिकारी हर गेमिंग टेबल पर खड़ा है। आप पैसा डालते हैं, वो अपना हिस्सा ले लेता है। आप जीतते हैं तो वो जीतने वाली रकम में से भी हिस्सा ले लेता है। बिल्कुल सही उपमा दी आपने। लेकिन ऐसे में तो भारतीय गेमिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी और लोग विदेशी या ऑफशोर ऐप्स की तरफ भागेंगे ना, जहां ये टैक्स नहीं लगता। और यहीं पर इस कानून का आखिरी और सबसे सख्त हिस्सा काम आता है, एनफोर्समेंट या प्रवर्तन। अच्छा, सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। सरकार ने इस बात का पूरा इंतजाम किया है कि कोई भी विदेशी ऐप भारतीय यूजर्स को टैक्स चोरी का लालच न दे सके। जो भी ऐप्स OGAI से प्रमाणित नहीं होंगे उन पर सीधी डिजिटल स्ट्राइक की जाएगी। ये बैन काम कैसे करेंगे? क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ऐप्स प्ले स्टोर से हटा दिए जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं या VPN लगाकर खेलने लगते हैं। हाँ, वो जुगाड़ तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ ऐप स्टोर से हटाना काफी नहीं होगा। स्रोत बताते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन वेबसाइट्स के डोमेन और IP एड्रेस को ब्लॉक करने के निर्देश दिए जाएंगे। मतलब इंटरनेट के लेवल पर ही ब्लॉक? बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा हथियार होगा वित्तीय नाकाबंदी। वो कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी भारतीय बैंक, क्रेडिट कार्ड या UPI नेटवर्क इन ऑफशोर सट्टेबाजी ऐप्स के पेमेंट गेटवे को प्रोसेस ही न करे। ओह, मतलब पैसा जा ही नहीं पाएगा। एकदम सही। अगर खिलाड़ी पैसा डिपॉजिट ही नहीं कर पाएगा या अपनी जीती हुई रकम बैंक में निकाल ही नहीं आएगा तो वो ऐप तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अवैध विदेशी प्लेटफॉर्मों पर अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को समेटें तो 2026 के ये नए कानून भारत में ऑनलाइन गेमिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। पूरी तरह से। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे $3 बिलियन के उद्योग का फॉर्मलाइजेशन है। जो खिलाड़ी इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना समय और पैसा लगाते हैं, उनके लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि बिना KYC वाले किसी भी अनजान ऐप पर खेलना अब बहुत बड़ा कानूनी और वित्तीय जोखिम है। बहुत बड़ा जोखिम है, हाँ। उन्हें 28% GST की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और ये समझना होगा कि अब गेमिंग कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, बल्कि एक कड़े टैक्स ढांचे के अंदर चलने वाली गतिविधि है। ये पूरी तरह से एक नए युग की शुरुआत है। जो कंपनियां इस सख्त अनुपालन, इतने उच्च करों और OGAI के तकनीकी ऑडिट के बीच अपनी जगह बना पाएंगी, सिर्फ वही इस बाजार में टिक पाएंगी। बाकी सबके लिए ये गेम ओवर है। सच में गेम ओवर है। आज के इस गहन विश्लेषण ने वाकई उन सभी परतों को खोल दिया है जो अब तक धुंधली थी। हमने जाना कि कैसे OGAI एल्गोरिदम को टेस्ट करेगा, कैसे KYC हवाला नेटवर्क को तोड़ेगा और कैसे नया टैक्स सिस्टम काम करेगा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों के बीच से निकल कर आता है और जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। हमने बात की कि कैसे सरकार ने लत रोकने और आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए डिपॉजिट लिमिट लागू कर दी है। जी बिल्कुल। अगर एक लोकतांत्रिक सरकार उपभोक्ता की भलाई के नाम पर यह तय करने की शक्ति अपने पास ले लेती है कि एक व्यक्ति अपनी ही मेहनत की कमाई को एक कानूनी मनोरंजन पर कितना खर्च कर सकता है, तो ये तर्क भविष्य में कहां जाकर रुकेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में इस आधार पर शेयर बाजार के इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी व्यक्ति की सैलरी के हिसाब से लिमिट लगा दी जाएगी, या फिर किसी अन्य कानूनी लेकिन जोखिम भरे शौक पर एक नागरिक की सुरक्षा और उसकी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के बीच ये जो बाउंड्री लाइन सरकार आज गेमिंग के मैदान पर खींच रही है, क्या वो भविष्य में हमारे जीवन के अन्य फैसलों तक भी पहुंच जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को गहराई से विचार जरूर करना चाहिए।